हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सर स्वागत करता हूं आपका सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में जो आपके जियोग्राफी सब्जेक्ट पर होगी और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही बेसिक से और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ऑप्शन दिए हुए चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो आपको पता होगा कि दिए गए ऑप्शन में से चीन के साथ भारत की सबसे ज्यादा लंबी स्थलीय सीमा है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ, जो पहले नंबर पे है तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा लंबी स्थलीय सीमा है। फिर उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान के साथ। तो याद रखिएगा इसको, अगर बांग्लादेश विकल्प में नहीं देता तो बांग्लादेश के बाद चीन होगा, चीन के बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे कम लंबी स्थलीय सीमा है। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन को चुनना है इसमें कि कौन सा कथन गलत है। और पहला कथन दिया हुआ है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तीसरा, भारत का भूमि विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन गलत होगा इसमें? तो पहला कथन, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश न होकर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 5वीं जगह 7वां होगा। तो पहला कथन आपका गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत का भूमि विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। तथा भारत का जो भूमि विस्तार है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह होगा शुक्र। अब सूर्य के सबसे करीब बुध ग्रह है, तो बुध क्यों गर्म ग्रह नहीं कहलाता? तो इसका कारण यह है कि बुध ग्रह में जो वायुमंडल होता है तो वायुमंडल का अभाव है। सूर्य से बहुत ही नजदीक होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है और वायुमंडल के अभाव होने के कारण बुध ग्रह गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। और जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिस कारण शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो कौन सा ऐसा राज्य होगा जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है या स्पर्श करती है जिस राज्य की सीमाएं? तो उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं 8 राज्यों के साथ सीमा को साझा करती हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो अनाईमुदी। ठीक है, याद रखिएगा सी, अनाईमुदी। और ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी और ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में। तो ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यांगसी नदी? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो जो सबसे लंबी नदी है एशिया महाद्वीप की, तो यांगसी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, यांगसी नदी ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये कहां पर प्रवाहित होती है? तो ये चीन में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये चीन की नदी है, चीन में बहती है नदी और एशिया महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर ये तीनों आपस में मिलते हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं? तो ये तीनों मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस राज्य में है? तो अगर ऐसा भी प्रश्न पूछे कि जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं, तो यह स्थान किस राज्य में है? तो यह स्थान तमिलनाडु राज्य में है। तो ये भी याद रखिएगा, कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु नामक राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों आपस में मिलते हैं।
अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड हुआ करता था। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो महाद्वीपीय जो सिद्धांत विस्थापन का सिद्धांत है वो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेगनर के द्वारा दिया गया था 1920 के दशक में। और उन्होंने ही बताया था कि पूरे महाद्वीप सभी जो स्थलखंड है आपस में जुड़े हुआ करते थे, और ये जो पूरे महाद्वीप आपस में जुड़े हुआ करते थे, यानी कि जो पूरा विशाल भूखंड हुआ करता था उसे पिंजिया कहा जाता था। ठीक है, पिंजिया नाम दिया तो उन्होंने, पिंजिया कहलाता था वो। और उसके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार हुआ करता था जिसे पेंथालासा कहा गया। तो जो पेंथालासा था तो वो एक महासागर था, और जो पिंजिया था तो वो पूरा एक बृहद विशाल भूखंड हुआ करता था। ठीक है, तो जब पिंजिया का विभाजन होता है तो एक भाग उत्तर की ओर जाता है जो अंगारा लैंड कहलाता है, और एक भाग नीचे दक्षिण की ओर आता है जो गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो ये गोंडवाना लैंड कौन है, क्या चीज है? तो जो पिंजिया का जब विभाजन होता है तो एक भाग उत्तर की ओर, एक भाग दक्षिण की ओर। तो जो दक्षिण की ओर भाग आता है स्थलखंड का तो वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, और पेंथालासा क्या था? तो एक बृहद महासागर था। तो याद रखिएगा, ये वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो आपको पता होगा गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है, और अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे कम है, तो गोवा राज्य की। ठीक है, गोवा राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे कम है। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, और अगर गुजरात न दे और आंध्र प्रदेश दिया हो तो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला दूसरा क्रम याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम, इस तरह के क्रम भी याद रखना पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पहले के साथ साथ दूसरा भी पढ़ना कि जैसे तटीय सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ है, तो गुजरात के साथ है, दूसरे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऑप्शन में पहला न देके दूसरा जो होता है वो कथन दे देता है। तो इसलिए चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना है जो दामोदर नदी पे है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, किस स्थानीय पवन को रक्त वर्षा कहा जाता है? या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्थानीय पवन से रक्त वर्षा होती है? ठीक है, या किस स्थानीय पवन को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये। तो सिराको जो स्थानीय पवन है तो इसको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब सिराको पवन कैसी होती है? तो ये गर्म हवा होती है, रेत भरी हवाएं, जो सहारा रेगिस्तान से उत्तर की ओर बहती है, उत्तर दिशा की ओर भूमध्य सागर से होकर, और इटली और स्पेन में ये वर्षा कराती हैं। और जब इटली और स्पेन में जब वर्षा होती है तो ये रक्त मतलब कि धूल, ठीक है, रेत भरी हुई हवाओं से ये वर्षा लाती है। तो जिस कारण ये जो वर्षा होती है तो रक्त वर्षा कहलाती है, और इससे वनस्पतियों, कृषि और फलों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण सिराको जो स्थानीय पवन है तो इसे रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस स्थानीय पवन को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है या रक्त वर्षा कहा जाता है, या किस स्थानीय पवन से रक्त वर्षा होती है, तो यह कहलाती है सिराको। ठीक है, सिराको स्थानीय पवन जो भूमध्य सागर से होते हुए इटली और स्पेन में वर्षा कराती है। ठीक है, गर्म और शुष्क हवा, रेत भरी हुई हवा जो सहारा रेगिस्तान से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ये पर्यावरण और बहुत पर्यावरण में प्रवाल भित्ति, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र अंडमान निकोबार समूह में स्थित है। ठीक है, तो ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों 7 सिस्टर में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर या 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है?
तो सबसे पहले तो हमें जो 7 सिस्टर उनके नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये राज्य आते हैं। तो सिक्किम जो राज्य इसमें दिया हुआ है, सिक्किम राज्य 7 सिस्टर में 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड ये सब सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन से राज्य आते हैं 7 सिस्टर में? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में माही नदी, ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो जायरे नदी, ठीक है, कांगो या जायरे नदी वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी। भारत की ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? तो जो बरमूडा ट्रायंगल है तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर आपने न्यूज़पेपर में जरूर इसको पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूज में रहा हुआ है ये। तो सबरीमाला कहां पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म धारा है? तो ऐसी कौन सी धारा है जो गर्म धारा है? पेरू या हम्बोल्ट की धारा, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा या सोमाली धारा? तो ऐसी कौन सी धारा है जो गर्म धारा है? तो अलास्का की धारा। ठीक, अलास्का की धारा एक गर्म धारा है और पेरू या हम्बोल्ट की धारा, कैलिफोर्निया की धारा और सोमाली धारा ये ठंडी धाराएं हैं और अलास्का की धारा एक गर्म धारा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, सिप्तिला दर्रा जम्मू कश्मीर और काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र। तो कौन सा ऐसा इसमें कथन है जो सही नहीं है? तो आपको पता होगा कि जो सिप्तिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नहीं आता, ये हिमाचल क्षेत्र में आता है। और जो नाथुला दर्रा है ये बिल्कुल सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, काराकोरम दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है तो ये लद्दाख क्षेत्र में आता है। तो जो इसमें सी ऑप्शन है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, सिप्तिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बिल्कुल आपको पता होगा कर्क रेखा, पहले तो ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, तो आपको पता होगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क, अब इसमें प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती, मणिपुर से भी नहीं गुजरती और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन है जो गलत है, बिहार और मणिपुर से नहीं निकलती। ठीक है, और कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है और बिहार और मणिपुर से ये नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लवणता प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ठीक है, तो भारत के किस राज्य में लवणता प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो किस राज्य में होगा? तो भारत में जो गुजरात राज्य है, ठीक है, गुजरात राज्य में लवणता प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहां पर है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणता प्रभावित सर्वाधिक मृदा कहां पर पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अब लवणता प्रभावित मृदा क्या होती है? तो जब मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम जब ज्यादा पाए जाते हैं मिट्टी में, इनकी अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, लवणीय मृदा कैसी होती है? तो सोडियम और मैग्नीशियम इनके जब मिट्टी में अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज में 20 प्रश्न और इसी के साथ इस सीरीज की ये वीडियो ये समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।